हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ई एकेडमी। आई एम बैक विद अनदर लेक्चर। हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री और हमने कवर कर लिया था ऑलमोस्ट पूरा मोल कॉन्सेप्ट के बाद हमने उसके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स किए, देन मोलारिटी किए, मोलारिटी नॉर्मलिटी यानी कि मोल कॉन्सेप्ट इन सॉल्यूशंस। इसी तरह से प्रोसीड करते करते हम पहुंच गए थे स्टोइक्योमेट्री पे और मैंने आपसे कहा था स्टोइक्योमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है और हमने उसके बहुत न्यूमेरिकल्स किए भी थे। बट अभी उनमें ऐसी बहुत सी टाइप्स या बहुत से आप कह सकते हैं क्वेश्चन पूछने के तरीके हैं जो मैं चाहती हूँ कि मैं आपको एक्सप्लेन करूँ सो दैट किसी भी तरह का अगर आपको न्यूमेरिकल आए तो आप उसे वहाँ पे सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो देखिए मैंने एक क्वेश्चन और लिया है, स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन क्या है, इन ऑर्डर टू फाइंड स्ट्रेंथ ऑफ सैंपल ऑफ H2SO4, आपको स्ट्रेंथ निकालनी है H2SO4 की। क्या दिया हुआ है, 10 ग्राम वर डाइल्यूटेड विद वाटर, यानी H2SO4 का जो सॉल्यूशन था उसको डाइल्यूट किया गया एंड पीस ऑफ मार्बल वॉज पुट इनटू इट। ठीक है, उसमें 7 ग्राम उसका वेट दिया हुआ है। व्हेन ऑल एक्शन हैज सीज्ड, मतलब कि रुक जाएगा, बंद हो जाएगा, रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। द मार्बल वॉज रिमूव्ड, वॉश्ड, ड्राइड और उसका कितना वेट आया 2.2। एक्चुअली देखिए यहाँ मार्बल रिएक्ट किसके साथ कर रहा है, एसिड के साथ। ठीक है, व्हाट इज द परसेंटेज स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, H2SO4 की परसेंटेज स्ट्रेंथ पूछिए। तो सबसे पहले हमें रिएक्शन किसकी लिखनी है, मार्बल और एसिड की। वही लिखते हैं पहले। मार्बल क्या होता है आपका, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2SO4, क्या बनाएगा ये, कैल्शियम सल्फेट प्लस वाटर प्लस CO2। ये जितनी भी आपकी रिएक्शंस है ना, इनकी तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जितने ज़्यादा आप क्वेश्चंस करेंगे आपको आइडिया लगता जाएगा प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे, क्योंकि रिएक्शंस जितने हमने गो थ्रू की होती हैं उसके बाद ही हमें धीरे धीरे आइडिया लगता है। बहुत बार बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि मैम पता कैसे लगता है कंपाउंड क्या बनेगा। व्हेन यू प्रैक्टिस अ लॉट, अ नंबर ऑफ क्वेश्चंस, होता क्या है कि आपको पता लगने लग जाता है क्या बन सकता है, अंदाजा लगने लग जाता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट है, या कहीं पे वाटर निकल रहा है, H2 गैस निकल रही है। सो इसीलिए मैं कहती हूँ प्रैक्टिस मोर एंड मोर क्वेश्चंस। न्यूमेरिकल्स के लिए तो यही तरीका है। अब हमने क्या किया, हमें पता है इन दोनों की रिएक्शन हो रही है और मास का इंक्लूड किया जा रहा है क्वेश्चन में। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसको चेक करो ये बैलेंस्ड है कि नहीं है। ठीक है, कैल्शियम ठीक है, बराबर है। सल्फेट इधर भी एक है, इधर भी एक है। सल्फेट मैंने पूरा एनायन ही कर लिया। कार्बोनेट यहाँ पे आपका देखो CO3 है, तो एक CO2 निकल गया, मतलब एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है, वो एक ऑक्सीजन यहाँ H2 के साथ आ गया। तो एक्चुअली ये रिएक्शन आपकी बैलेंस्ड है। आप अपने तरीके से भी चेक कर सकते हैं नंबर ऑफ एटम्स बोथ साइड इक्वल हैं या नहीं है। मैंने थोड़ा शॉर्ट में कर लिया। सो अब हमें इसका क्या कैलकुलेट करना है, मॉलिक्यूलर मास सिर्फ इन दोनों का, क्योंकि हमें और किसी का कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। कैल्शियम 40, कार्बन प्लस 12 प्लस 16 इंटू 3, ये आप कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 100 ग्राम। ठीक है, मुझे याद ही एक्चुअली मॉलिक्यूलर मास, इसलिए मैंने सीधे 100 ग्राम लिख दिया। आप लोगों को भी याद हो जाएगा जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे। H2SO4 के लिए 2 प्लस 32, सल्फर के लिए प्लस 16 इंटू 4 64, ऑक्सीजन के लिए ये है आपका 98 ग्राम। मतलब 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट करता है 98 ग्राम एसिड के साथ। अब देखिए दिया क्या हुआ है, 7 ग्राम मार्बल पहले डाला था आपका किसमें, एसिड के अंदर, जहां आपका एसिड था। बाद में कितना बचा, वो 2.2। तो हम क्या निकाल सकते हैं यहाँ पे कि कितना मार्बल हमारा रिएक्ट किया। ठीक है, यहां निकालती हूं मैं मार्बल रिएक्टेड। क्या करेंगे आप इसको, 7 माइनस 2.2 यानी कि 4.8 ग्राम। यानी मार्बल रिएक्टेड का मतलब जो आपने निकाला 4.8 ग्राम वो क्या है, CaCO3, कि आपका कैल्शियम कार्बोनेट 4.8 ग्राम रिएक्ट किया है एसिड के साथ। ठीक, अब इसका यूज करते हो और इसका यूज करते हो आप पता लगा सकते हो कि एसिड कितना आपका यूज हुआ रिएक्ट करने में। जैसे कैसे करोगे, 100 ग्राम के लिए 98 ग्राम चाहिए एसिड, तो 4.8 ग्राम के लिए कितना चाहिए। ठीक है, बहुत सिंपल है। 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट रिक्वायर, क्या करोगे, इक्वल टू 98 ग्राम H2SO4। यही था ना आपका। तो हमें निकालना कितने के लिए है, मार्बल जो हमारा एक्चुअल में इसमें रिएक्ट कर रहा है 4.8 ग्राम। 4.8 ग्राम के लिए आपको कितना चाहिए होगा, क्या करोगे, 98 बाय 100 इंटू 4.8, ये आपका आ जाता है अप्रॉक्स 4.706 ग्राम। क्या आया ये, एसिड। अब दूसरी बात है परसेंटेज स्ट्रेंथ निकालनी है, मतलब कि आपको 100 ग्राम के हिसाब से निकालना है। ये आपका एसिड आया कहाँ से, जो स्टार्टिंग में आपने 10 ग्राम लिया था। मतलब
एक्चुअल प्योर एसिड को, कि आप देखो क्वेश्चन में क्या लिखा था, डाइल्यूट किया गया था, है ना, यानी एक्चुअल प्योर जो आपका एसिड था 10 ग्राम में कितना है, इतना, तो 100 ग्राम में कितना होगा, वेरी सिंपल। ठीक है, अगेन यूनिटरी मेथड लगाएंगे आप। 10 ग्राम H2SO4 कंटेन्स, एक्चुअली 10 ग्राम H2SO4 भी नहीं कहना चाहिए, 10 ग्राम सैंपल कहना चाहिए, सैंपल ऑफ H2SO4। क्यों? क्योंकि जो आपने H2SO4 लिया था वो डाइल्यूटेड था, प्योर H2SO4 नहीं था, तो इसलिए मैं यहाँ लिख देती हूँ प्योर 4.706 ग्राम एसिड, यानी कि H2SO4। तो 100 के लिए कितना होगा, सिंपली आपको पता लग रहा है 47.06, है ना, 100 के लिए 47.06, यही इसकी परसेंटेज स्ट्रेंथ आ गई। परसेंटेज स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है, देखो स्ट्रेंथ क्या होता है आपका, ग्राम पर मिलीलीटर, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नीचे आपके उसमें क्या होता है डिनोमिनेटर में, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, है ना। यहाँ परसेंटेज स्ट्रेंथ का मतलब भी सेम है कि आपको कंसेंट्रेशन बतानी है एसिड की, परसेंटेज से सिर्फ क्या फर्क पड़ गया कि 100 के अकॉर्डिंग बनाना है, दैट्स इट। तो ये क्वेश्चन आई होप आपको समझ आ गया होगा, हमने परसेंटेज स्ट्रेंथ कैलकुलेट की। ठीक है, अब इसके बाद आगे इसी तरह के कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 ml ऑफ लिक्विड CS2 कार्बन डाइसल्फाइड, उसकी आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी दी हुई है, ये रिलेटिव डेंसिटी एक ही बात है। ठीक है, इज बर्न्ड इन ऑक्सीजन, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द रिजल्टिंग गैसेज मेजर्ड एट STP। तो पहले हमें रिएक्शन किसकी लिखनी है, CS2 की। क्या करोगे आप, CS2 प्लस ऑक्सीजन, क्या कौन सी गैसेस निकलती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस SO2, लेकिन ये बैलेंस है कि नहीं वो चेक करना है। कार्बन 1 है, ठीक है, सल्फर 2 है यहाँ, इट मीन्स यहाँ आपको ट्वाइस करना पड़ेगा। अब ऑक्सीजन रह गया, ऑक्सीजन वहाँ पे 4 + 2 6 है, तो यहाँ 3 आ जाएगा। ये हो गई आपकी बैलेंस। अब क्या कैलकुलेट करना है आपको, मास किसका चाहिए आपको, इसका चाहिए, और उसके अलावा आपको पूछा हुआ है वॉल्यूम गैसेस का, तो यानी ये दोनों ही गैसियस स्टेट में है, तो उसका हम वॉल्यूम कंसीडर करेंगे। देखिए कैसे, 12 + 2 × 32, ठीक है, ये आपका आ गया 76 ग्राम, और यहाँ से ये आपके 3 मोल्स हैं। अगर आपको ध्यान होगा ग्राम मॉलिक्यूलर वॉल्यूम लॉ, उसके लिए क्या था, 1 मोल = 22.4 लीटर, राइट, चाहे कोई सी भी गैस हो बट STP पे होनी चाहिए। तो यहाँ पे सेम सारी कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं, लेकिन 3 मोल्स हैं, तो 3 मोल्स का मतलब क्या हो गया, 3 × 22.4 लीटर एट STP अंडरस्टूड है। 76 ग्राम आपकी CS2 कितनी अमाउंट ऑफ वॉल्यूम देती है गैसेस की, इतनी। पूछा कितनी की हुई थी आपको, वो हमें नहीं पता, डायरेक्ट क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ, लेकिन एक चीज दी हुई है 10 ml ऑफ लिक्विड, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी दी हुई है। 10 ml मतलब वॉल्यूम, यहाँ पे हमें एक्चुअली चाहिए क्या, मास चाहिए ना, तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता, मास बाय वॉल्यूम। रिलेटिव डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी सेम तरीके से आप कैलकुलेट करते हो, वहां से मास मल्टीप्लाई कर देते हो वॉल्यूम और डेंसिटी को, यहाँ पे भी ऐसे ही है 10 × 2.63, तो 10 ml CS2 का मतलब क्या है, 10 × 2.63 यानी कि 26.3 ग्राम। बस सिंपल है, 76 ग्राम इतने अमाउंट इतनी लीटर्स ऑफ गैसेस दे रहा है, तो 26.3 कितना देगा, ठीक है। 76 ग्राम CS2 गिव्स 3 × 22.4 लीटर, 26.3 कितना देगा, 3 × 22.4 डिवाइड में 76 × 26.3, ये आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका आ जाएगा 23.25 लीटर, है ना, क्योंकि आपका स्टार्टिंग से लीटर में ही आप कैलकुलेट कर रहे थे। फाइन, क्या रह गया इसमें, हमने वॉल्यूम का यूज कर लिया, ठीक, ये आपका एट STP है, ठीक है। तो फाइनल आपका आंसर आ गया 23.25 लीटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट एंड इनफैक्ट लास्ट टॉपिक है हमारा लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। लिमिटिंग रिएजेंट या रिएक्टेंट, देखिए क्या चीज है, ये आपका नाम से पता लग रहा है आपको, लिमिटिंग मतलब जो लिमिट कर दे रिएक्शन को, है ना। सपोज कीजिए आपको रिएक्शन, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है H2 और O2 का रिएक्शन, इसकी रिएक्शन से बना वाटर, बैलेंस आपकी केमिकल इक्वेशन है। इसमें अगर इसके अकॉर्डिंग आप देखें तो 4 ग्राम H2 को 32 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। बट सपोज कीजिए आपको गिवन है ये
3 ग्राम हाइड्रोजन और 29 ग्राम ऑक्सीजन। तो हमें पता लगाना है कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है। फिर से वही सेम चीज, रिएक्शन लिखते हैं हम, बैलेंस केमिकल इक्वेशन होनी चाहिए आपकी, वो बैलेंस्ड होगी तभी हमें पता लगेगा, है ना, कि कितने नंबर ऑफ मोल्स को या कितने मास को दूसरे रिएक्टेंट के कितने मास की जरूरत है। 4 ग्राम को देखिए 32 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए, 3 ग्राम को कितनी चाहिए होगी। अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आप क्या करोगे, 32/4 इंटू 3 यही करोगे, ये आपका आ गया 24 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए, बट हमें कितनी दे रखी है, हमारे पास कितनी है 29 ग्राम, मतलब ये एक्स्ट्रा है। तो जो चीज एक्स्ट्रा है वो क्या होगी, एक्सेस रिएजेंट, और जो चीज कम अमाउंट में है वो है लिमिटिंग रिएजेंट या रिएक्टेंट। काम क्या है इसका, मेनली क्वेश्चन में आपको जरूरी नहीं है, जैसे सपोज करो किसी क्वेश्चन में तो पूछा होगा कि लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है, उसके बाद आपसे पूछा होगा, जैसे नॉर्मली पूछा होता है कि कितना वाटर बनेगा, कितना कार्बन डाइऑक्साइड, जो भी कोई भी चीज आपसे पूछी हो सकती है। तो जो भी चीज आपसे पूछी होगी वो आपको कैलकुलेट करनी होगी इन रेफरेंस टू द लिमिटिंग रिएक्टेंट या रिएजेंट। जैसे सपोज कीजिए इसी क्वेश्चन में अगर पूछा हो कि वाटर कितना अमाउंट बनेगा, तो आपने ऑक्सीजन के हिसाब से नहीं निकालना, क्योंकि ये एक्सेस रिएजेंट है और ये लिमिटिंग रिएजेंट है, तो आपने लिमिटिंग रिएजेंट के हिसाब से निकालना है। उसका कारण क्या है, देखिए रिएक्शन हो रही है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, वाटर बनेगा। वाटर कब बनेगा, जब भी आपके पास दोनों सफिशिएंट अमाउंट में होंगे, जितने होने चाहिए ताकि वाटर बन सके। अगर दोनों में से कोई एक चीज जो कि खत्म हो जाए तो रिएक्शन एक तरह से वहीं स्टॉप, आगे वाटर तो बनेगा नहीं। तो अगर आपसे पूछा जा रहा है कितने अमाउंट ऑफ वाटर बना है, तो कौन डिसाइड कर रहा है, लिमिटिंग रिएक्टेंट डिसाइड कर रहा है। इसीलिए कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि कहीं रिएक्शन में कोई लिमिटिंग रिएजेंट तो नहीं है, ये लिमिटिंग रिएक्टेंट तो नहीं है, उसके बाद आपको कैलकुलेट करना है। वैसे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में ऐसा होता है कि साथ में पूछ लिया जाता है कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है, ठीक है। उसके बाद आपसे और एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने अमाउंट ऑफ, जैसे सपोज करो कोई प्रोडक्ट पूछ लिया बनेगा, या रिएक्टेंट ही कितना चाहिए होगा, तो सब आपको लिमिटिंग रिएजेंट के अकॉर्डिंग ही कैलकुलेट करने होते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको लिमिटिंग रिएजेंट, एक्सेस रिएजेंट क्लियर हो गया होगा। इसके भी अब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। इसके न्यूमेरिकल्स कुछ अलग से नहीं है स्टोइकियोमेट्री ही टाइप के, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे हैं, ठीक है। बट क्या है, सिर्फ थोड़ा सा ये ध्यान देना है कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है, उसके हिसाब से कैलकुलेशन करनी है। एक चीज और, बच्चों को लगता है कि मैंने इसको बेस रखते हुए कैलकुलेट किया, जैसे मैंने कहा था ना कि 4 ग्राम को 32 ग्राम चाहिए थे, तो 3 ग्राम को कितना चाहिए होगा। इसका अपोजिट भी कर सकते हैं हम, चेक करते हैं। देखिए 32 ग्राम ऑक्सीजन को 4 ग्राम हाइड्रोजन चाहिए थी, तो 29 ग्राम जो आपकी गिवन है उसको कितनी चाहिए होगी, 4/32 इंटू 29, ठीक है। अब यहाँ अगर आप कैलकुलेट करेंगे आप देख सकते हैं 3 पॉइंट समथिंग आ रहा है ना। ये आपका गिवन था ना, हाँ ये देखिए ये आपका गिवन था, ये आपका बैलेंस के हिसाब से। तो 32 ग्राम को 4 ग्राम हाइड्रोजन चाहिए थी, 29 ग्राम ऑक्सीजन को कितनी हाइड्रोजन चाहिए होगी वो आपने कैलकुलेट की 3 पॉइंट समथिंग, यानी 3 से ज्यादा चाहिए। बट यहाँ पे देखिए हमें गिवन कितना है 3, यहाँ से भी पता लग रहा है कि हमारा लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, हाइड्रोजन। तो चाहे आप इस तरह से करते जैसे मैंने फर्स्ट तरीके से किया था, चाहे आप इसका उल्टा तरीके से करें, मतलब किसी को भी आप बेस बना के अगर कैलकुलेट करेंगे तो पता लग जाएगा कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है। अब इनके क्वेश्चंस करते हैं, उससे आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। सो क्या है हमारा क्वेश्चन, A+B2 AB2, ये एक जनरल रिएक्शन ऐसे कोई दी हुई है आपको, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है आपका, आइडेंटिफाई लिमिटिंग रिएक्टेंट इफ एनी, ठीक है। अब कई बार ऐसा लिखा होता है क्वेश्चन में इफ एनी, क्योंकि वो डाउट क्रिएट करने के लिए, अगर है नहीं है ऐसा भी हो सकता है। 2 पार्ट्स दिए हुए हैं, 300 एटम्स ऑफ A और 200 मॉलिक्यूल्स ऑफ B, अगर ये कॉम्बिनेशन होगा तो उनमें से कौन लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। अब देखिए इसको करेंगे कैसे हम, पहला पार्ट करते हैं, A+B2 हमारा बना रहा है AB2। फर्स्ट पार्ट अपने आपका क्या है, एटम और मॉलिक्यूल का रोल है ना। इसका क्या मतलब है, एक एटम, ये एटॉमिक स्टेट है ना, और इसका क्या मतलब है, 1 मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूलर स्टेट इसकी दिख रही है हमें, है ना। तो क्या करेंगे हम, एक एटम, अगर 1 एटम A को क्या चाहिए, 1 मॉलिक्यूल B का चाहिए, B2 का मतलब ही मॉलिक्यूल है, ठीक है। 1 एटम ऑफ A रिक्वायर 1 मॉलिक्यूल ऑफ B, यही मतलब हुआ इसका। क्वेश्चन में क्या दिया है हमें, 300 एटम्स दिए हैं A के और 200 मॉलिक्यूल्स दिए हैं B की, तो इसका मतलब 300 एटम्स ऑफ A रिक्वायर क्या आ जाएगा,
इसी के अकॉर्डिंगली 300 मॉलिक्यूल्स ऑफ बी, यही चाहिए होंगे। बट हमें गिवन कितने, आप क्या लिखोगे, बट गिवन नंबर इज 200 मॉलिक्यूल्स ऑफ बी, सो बी इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट। क्लियर, ये हो गया आपका। मैं यहाँ लिख देती हूँ आंसर, बी है हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट, क्योंकि ये 200 दिया था और चाहिए हमें 300। फाइन। सेकेंड पार्ट देखिए इसी तरह से, इसको मैं एक और तरीके से लिख सकती हूँ, 1 मोल 1 मोल, ये 1 मोल ए एटम का है, ये 1 मोल बी मॉलिक्यूल का है, ठीक है, B2। जैसे सपोज कीजिए अगर यहाँ पे O2 होता तो आप क्या करते, ये सिमिलर इसका एग्जांपल, आप अगर ए बी में किसी को प्रॉब्लम आ रही है तो ये समझ लीजिए, ये बिल्कुल देखिए बिल्कुल पैरेलल सेम वही चीज है। C एटम, कार्बन का एटम, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, यही बोलते हैं ना हम, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल। ऐसे यहाँ पे मैं कह रही हूँ B का मॉलिक्यूल, B2 का मतलब ये है कि वो मॉलिक्यूल है। किसी को अगर डाउट है तो यहाँ से आप पहचान सकते हैं, इसके पैरेलली समझ सकते हैं, ठीक है। सेकेंड पार्ट देखिए क्या है फिर, एक यहाँ मोल्स की बात चल रही थी ना, तो मोल्स के टर्म्स में ही देखते हैं। 1 मोल ए को हमें चाहिए, 1 मोल मतलब कि एटॉमिक स्टेट ए को चाहिए 1 मोल ऑफ बी मॉलिक्यूल, तो 1 मोल ऑफ ए रिक्वायर, क्या करेंगे आप, क्या लिखेंगे, 1 मोल ऑफ बी मॉलिक्यूल, पूरा लिखना बी मॉलिक्यूल, है ना, तो उससे क्लियर हो जाएगा एटम एंड मॉलिक्यूल का। गिवन कितना है हमें, 2 मोल्स, 2 मोल ऑफ ए को कितना चाहिए होगा, 2 मोल ऑफ बी, ठीक है ना, यही चाहिए होगा, 2 मोल ऑफ बी मॉलिक्यूल चाहिए होगा, रिक्वायर्ड 2 है, गिवन कितना है 3, इसका मतलब ये एक्सेस रिएजेंट है। तो अगर ये एक्सेस है तो ऑब्वियसली दूसरे वाला आपका लिमिटिंग रिएजेंट है। अगर आप इसका रिवर्स करके भी चेक करेंगे ना तो भी आपको क्लियर हो जाएगा। कैसे, 1 मॉलिक्यूल बी को 1 एटम ए चाहिए, मॉलिक्यूल नहीं सॉरी 1 मोल को, 1 मोल बी को, सेकेंड पार्ट कर रहे हैं ना हम, 1 मोल बी को 1 मोल एटम ए का चाहिए, तो 3 मोल बी को 3 मोल ए का एटम चाहिए होगा, लेकिन हमें कितना गिवन है 2, आ गया ना लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो सेकंड केस में है आपका ए लिमिटिंग रिएजेंट। इसी तरह से क्वेश्चंस पूछे होते हैं, हो सकता है इस रिएक्शन की फॉर्म में करके पूछा हो सकता है इस तरह से। एक क्वेश्चन और करते हैं फिर आपका क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2a + 4b क्या देता है, 3c + 4d, ठीक है। अब ये आपको वही बेसिक रिएक्शन दी हुई है, कहा क्या गया है, व्हेन 5 मोल्स ऑफ A रिएक्ट विद 6 मोल्स ऑफ B, ए और बी के मोल्स दिए हुए हैं कि अगर वो रिएक्ट करेंगे तो आपको बताना है लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है और अमाउंट ऑफ C फॉर्म्ड। यहाँ पे ये चीज एडिशन हो गई। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से, 2a + 4b, मैं दोबारा से रिएक्शन लिख रही हूँ, 3c + 4d। यहाँ से देखिए बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, ए और बी का हमें रिलेशन देखना है, 2a को 4b चाहिए, मतलब जितने मोल्स ए के होंगे, यहाँ लिख देती हूँ मैं 2 मोल इसके, तो ये आपको 4 मोल चाहिए। हमें कितने दिए हुए हैं 5 मोल्स, 5 मोल्स ऑफ ए को कितना चाहिए होगा, ऑब्वियसली इसका डबल चाहिए, कितना होगा, रिक्वायर्ड कितना होगा, 10 मोल्स रिक्वायर्ड होंगे, है ना। बट आपको क्वेश्चन में देखिए कितने दिए हुए हैं, क्वेश्चन में आपको दिए हैं 6 मोल्स, 6 मोल्स दिए ना, सो इट मीन्स चाहिए थे 10 हैं 6, लिमिटिंग रिएजेंट क्या हो गया आपका बी, ये आपका हो गया लिमिटिंग रिएजेंट LR। अब सेकेंड पार्ट आपका आया, अमाउंट ऑफ सी आपको कैलकुलेट करना है। क्या बताया था मैंने, अमाउंट ऑफ सी हमेशा किसके हिसाब से निकलेगा, किसी भी चीज का अमाउंट निकालना है तो लिमिटिंग रिएजेंट के अकॉर्डिंग। तो आप इसको और इसको कंपेयर करोगे कि 4 मोल्स बी आपके, 4 मोल्स ऑफ बी फॉर्म क्या करते हैं 3 मोल्स ऑफ सी, ठीक है। ये हमारी बैलेंस केमिकल जो हमारी गिवन इक्वेशन है उसके अकॉर्डिंग, बट कितने गिवन है 6 मोल्स, तो 6 मोल्स ऑफ बी क्या बनाएंगे 3/4 × 6, ठीक। ये आपका, ये है आपका 3, ये 3 वैल्यू है, जल्दबाजी में ऐसा लग रहा है जैसे 2 है, 3/4 × 6, ये आपका आ गया 4.5 मोल्स, ठीक है। बहुत सिंपल सा आंसर था। तो ये तो बड़े सिंपल से क्वेश्चन है और ये एमसीक्यूज में भी बहुत पूछे जाते हैं। ये टॉपिक आपका लिमिटिंग रिएजेंट वाला एमसीक्यू में बहुत पूछा जाता है, आपने देखा होगा, टाइम बहुत कम लगा है, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। फाइन, एक और क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा चैप्टर कंप्लीट है। उसके बाद ओवरऑल चैप्टर में
कुछ भी मुझे थोड़ा ऐसा लगेगा जो कंसेप्चुअल्स, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, वो हम डिस्कस कर लेंगे। एक टाइप की रिवीजन जैसी सी हो जाएगी। रिवीजन ही आप ये कह लेंगे, आप अपने आप को जितने टॉपिक्स हमने अब तक पढ़े हैं असेस कर सकते हो कि आपको कितने आए हैं। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। सो क्वेश्चन में देखिए क्या गिवन है, N2 + 3H2 रिएक्ट करेगा, 2 मोल्स ऑफ के अमोनिया के बनेंगे। क्वेश्चन में पूछा क्या क्या गया है, 3 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है कैलकुलेट मास ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस्ड, ये निकालना है आपने। इफ 2 × 10³ ग्राम N2 रिएक्ट्स विद 1 × 10³ ग्राम हाइड्रोजन। तो पहले तो हमें ये पता लगाना है, दोनों चीज बता तो दी, लेकिन हमें ये पता लगाना है लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है। सेकंड पार्ट में क्या पूछा हुआ है, विल एनी ऑफ द रिएक्टेंट रिमेन अनरिएक्टेड। इसका मतलब क्या है, अनरिएक्टेड कौन होगा, जो एक्सेस रिएजेंट होगा। सेकंड पार्ट ये हो गया, वो एक ही बात है, आपको लिमिटिंग रिएजेंट पता लग जाएगा तो एक्सेस रिएजेंट दूसरे वाला होगा। थर्ड पार्ट है इफ यस, यानी कि जो एक्सेस रिएजेंट है वो बताना है और उसके बाद ये बताना है उसका मास कितना होगा, कितना रिमेनिंग रह गया है। फर्स्ट पार्ट से करते हैं। ये आपकी रही रिएक्शन, क्या बोल रहा है वो, 2 × 10³ का मतलब 2000 ग्राम नाइट्रोजन। तो यहां अगर आप देखें कितने ग्राम चाहिए, 28 ग्राम नाइट्रोजन रिएक्ट कर रहा है कितने से, 3 × 2 6 ग्राम हाइड्रोजन से, है ना, बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अकॉर्डिंग। हमें गिवन कितना है N2, 2000 ग्राम, ये मैंने कन्वर्ट कर लिया, 2 × 10³ मतलब 2000 ग्राम। 2000 ग्राम N2 को कितना चाहिए, 6/28 × 2000। ये आप कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 428.6 ग्राम H2। हाइड्रोजन का आपको इतना ग्राम चाहिए, बट गिवन कितना है, 1 × 10³ ग्राम, मतलब 1000 ग्राम आपको गिवन है। सो ये चीज हमारी क्लियर हो गई। N2 लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, पहले पार्ट में हमारा ये चीज क्लियर हो गई, है ना। और लेकिन पहले पार्ट में देखिए हमसे पूछा क्या हुआ है, मास ऑफ अमोनिया निकालना है। अब मास ऑफ अमोनिया किसके रिस्पेक्ट में निकलेगा, N2 के रिस्पेक्ट में। ये और ये कोरिलेट करेंगे आप, ठीक है। 28 ग्राम नाइट्रोजन आपका कितना अमोनिया बना रहा है, 2 × इसको आप सब निकालेंगे इसका, देखिए 28 ग्राम N2 फॉर्म अमोनिया कितना, 14 + 3 17 × 2 34 ग्राम, करेक्ट। और गिवन कितना है, 2000 ग्राम कितना अमोनिया बनाएगा, ये आपका हो गया 34 / 28, ठीक है, इंटू 2000 ग्राम। ये मैंने यहाँ गलती से 200 लिख दिया, 2000 ग्राम है, ठीक। अब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 28.6 ग्राम अमोनिया। अमोनिया का मास हमने किसके रिस्पेक्ट में निकाला, लिमिटिंग रिएजेंट के रिस्पेक्ट में, जो कि है नाइट्रोजन। क्रॉस चेक कर लेते हैं, 28 ग्राम नाइट्रोजन बना रहा था, 34 ग्राम अमोनिया, 14 + 3 17 था ना, 17 × 2 34 ग्राम। तो 2000 ग्राम कितना बनाएगा, ये आपने कैलकुलेट कर लिया। तो हमारा फर्स्ट पार्ट अब जाके कंप्लीट हुआ है। सेकंड पार्ट देखिए क्या है, सेकंड पार्ट में उसने क्या पूछा था, विल एनी ऑफ द रिएक्टेंट रिमेन अनरिएक्टेड, यू विल से यस, ठीक है। थर्ड पार्ट में पूछा हुआ इफ यस विच वन, क्या लिखोगे आप, H2, एंड उसका मास कितना होगा। मास आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, 1000 में से माइनस करके H2 अनरिएक्टेड कितना आ जाएगा, 1000 - 428.6, ये आपका अप्रॉक्स आ जाएगा 571.4 ग्राम। क्लियर। तो ये थे हमारे लिमिटिंग रिएजेंट और उसके न्यूमेरिकल्स। अब करते हैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन, उसमें हो सकता है कहीं एमसीक्यूज हो, एमसीक्यूज भी हम डिस्कस कर सकते हैं, हो सकता है कुछ ट्रिकी से कंसेप्चुअल्स हो जो आपको कहीं ना कहीं कई बार एमसीक्यूज में पूछे होते हैं, कई बार ये आपको क्लास टेस्ट में, नॉर्मली एग्जाम्स में भी पूछे होते हैं, ठीक है। तो ये पूरे चैप्टर से रिलेटेड होगा, इस अकेले टॉपिक से रिलेटेड नहीं होगा, फाइन। तो मैंने कुछ आपके मिक्स्ड क्वेश्चंस लिए हैं, ठीक है। पहला देखिए क्या है, केजी मीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स का स्क्वायर। तो आपको बताना है कि किसकी यूनिट है। अब मैंने आपसे क्या कहा था, केजी आ रहा है मतलब कि कहीं पे आपका मास वाली चीज इंक्लूड हो रही है, मीटर और पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, ये मीटर इनवर्स है। तो अगर आप चेक करें इस तरह से, जितनी आपकी डिराइव्ड यूनिट्स हैं उसमें आंसर मैं बता देती हूँ। सपोज करो आपको 4 ऑप्शन दी होगी ना, इनकेस हो सकता है 4 ऑप्शन दी हो सकता है ऑप्शन ना दी हो, तो आप चेक करके देख लेना। प्रेशर अगर हम ले, प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, यही होता है। फोर्स क्या होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन डिवाइड में एरिया। मास यानी उसकी यूनिट केजी, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर,
ठीक है। एरिया मीटर स्क्वायर, ये कट गया, क्या आ गई यूनिट, केजी मीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स का स्क्वायर। सो इसका आंसर क्या हो गया, प्रेशर की ये यूनिट है। देखते ही याद नहीं आएगा, बट आपको कोरिलेट करना पड़ेगा कुछ चीज़ें सोच के कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। नेचुरल सी बात है, फोर्स तो हो नहीं सकता, फोर्स बहुत सिंपल था, F=ma, तो आपका kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बट वो नहीं आ रहा है, तो आप प्रेशर पे जाओगे, वर्क एनर्जी कुछ और ट्राई करोगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको ट्राई करना है। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए, मास ऑफ मॉलिक्यूल और ग्राम मॉलिक्यूलर मास, इसमें क्या फर्क है, कंसेप्चुअल है। मास ऑफ मॉलिक्यूल का मतलब क्या है, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, है ना, किसी एक मॉलिक्यूल, जिस भी सब्सटेंस की आप बात कर रहे हैं उसके एक मॉलिक्यूल का मास। ग्राम मॉलिक्यूलर मास का मतलब क्या होगा, मास ऑफ एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। यही किया ना हमने, एवोगैड्रो नंबर इज इक्वल टू 1 मोल के हिसाब से कोरिलेट किया हुआ है हमने, तो और मास के साथ भी हमने उसको कोरिलेट किया हुआ है, तो क्या आ जाएगा, मास ऑफ एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड एज ग्राम मॉलिक्यूलर मास, और ये खाली 1 मॉलिक्यूल का है। आई होप क्लियर हो गया होगा। देन ये आपका फोर्थ क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें 4 ऑप्शंस दी हुई हैं। 1 मोल ऑफ CO2 कंटेन्स, CO2 के 1 मोल में क्या क्या प्रेजेंट है, चारों ऑप्शन के हिसाब से हमें चेक करना है। पहला क्या है, देखिए 6.02 × 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन। तो अगर आप 1 मोल का मतलब क्या होता है, एवोगैड्रो नंबर, यस 1 मोल में एक ही मोल कार्बन है, तो यानी एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन है, टिक, ये तो हमारा सही हो गया। अच्छा, सही पे याद आया मुझे, कुछ कुछ एग्जाम्स में MCQs में क्या होता है, मोर देन 1 आंसर भी होते हैं, इसलिए आप चारों ऑप्शंस चेक कर लिया कीजिए, ठीक है। वैसे मेंशन होता है उसमें कि मोर देन 1 आंसर है, बट स्टिल। उसके बाद सेकंड है 6.02 × 10⁻23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, बट आप यहाँ देख रहे हैं ट्वाइस है, तो यहाँ पे इसका डबल आना चाहिए था, सो ये ऑप्शन नहीं हो सकती। 18.1 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 है, किसमें, 1 मोल में, नो, 1 मोल में 1 मोल ही आपका पूरा CO2 का मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं ना, मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2, ये क्या है, पूरा एक मॉलिक्यूल ही तो है, तो 1 मोल में 1 मोल मॉलिक्यूल है आपका CO2 का, इतने नहीं है, ठीक है। और अगर आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के टर्म्स में करना है तो क्या बोलोगे आप, एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो यानी आपको होना चाहिए था 6 × 10⁻23 वाला, बट यहाँ तो कुछ और दिया हुआ है, सो दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। लास्ट क्या है, 3 ग्राम एटम ऑफ CO2, इसका क्या मतलब हुआ, 1 ग्राम एटम किसके बराबर होता था, ग्राम मॉलिक्यूलर मास के, है ना, या ग्राम एटॉमिक मास के। यहाँ तो 1 ग्राम एटम नहीं, ग्राम मॉलिक्यूल इस तरह से होना चाहिए था वैसे, क्योंकि वो आपका मॉलिक्यूलर स्टेट है। तो आई डोंट नो ये ऑप्शन गलत दी हुई है या कहना ये चाहता था, 1 ग्राम एटम 1 के हिसाब से है, तो 3 ग्राम एटम 3 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे, इसका एक्चुअली पूरे मॉलिक्यूल का मास कितना होता है, 12 प्लस ये होगा आपका 44 ग्राम, तो 3 × 44, बट एक्चुअल में 1 मोल में कितना ग्राम एटम होगा या ग्राम मॉलिक्यूल, 1 ग्राम मॉलिक्यूल होना चाहिए था, ठीक है। सो ये ऑप्शन भी आपका नहीं आएगा। आंसर क्या आया, फर्स्ट ऑप्शन, ए पार्ट। क्लियर है। कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करते हैं, प्रैक्टिस हो जाएगी एक तरह से आपके पूरे चैप्टर की। ये एक और क्वेश्चन आपका मोल कॉन्सेप्ट पे, क्या कहता है, इन 3 मोल्स ऑफ इथेन, इथेन का मॉलिक्यूल दिया हुआ है, कैलकुलेट करना है आपको। पहला पार्ट है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेन। तो आप अगर देखें 1 मोल इथेन में एक्चुअली कार्बन एटम, देखो आप ये क्या है, 2 का मतलब क्या है, ये 2 नंबर नहीं है, 2 मोल्स हैं एक्चुअली, है ना। तो क्या लिखोगे आप, 1 मोल इथेन में 2 मोल्स किसके होते हैं, ऑफ कार्बन एटम्स। निकालने कितने में है आपको, 3 मोल्स में, तो 3 में कितने होंगे, बड़ा सिंपल है यार, ये तो 6 मोल्स, दैट्स इट, 6 मोल्स ऑफ कार्बन एटम। ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। ऐसे ही सेकंड पार्ट, 1 मोल इथेन में कितने हाइड्रोजन एटम्स हैं, 6 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, है ना, 6 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। 3 मोल्स में कितने होंगे, मल्टीप्लाई कर दो, 6 3 18। ये एक्चुअली क्वेश्चन सिंपल है, बस इसमें दिक्कत क्या थी, बच्चे कई बार 1 मोल में इसको 2 एटम्स मान लेते हैं, गलत हो जाएगा, 2 एटम्स नहीं है, 2 मोल्स हैं, ठीक है। देन मैंने आपको कहा था ना कि ये जस्ट फॉर्मूला दिखने में है, अदरवाइज इसमें एवोगैड्रो नंबर का रोल है, इसमें मोल का रोल है, मास को रिलेट करते हो, कई सारी चीज़ें, इसे हमने बहुत डिटेल में इस पूरे चैप्टर में मैंने जितना आपका इंपॉर्टेंट पार्ट था उसको बहुत आराम से और काफ़ी सारे क्वेश्चंस लेके कराया है। एंड आई होप
आपको समझ भी आ गया होगा, बट अब आपका काम स्टार्ट होता है कि आपको प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चंस करेंगे। आपको कोई क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, जो भी क्वेरी है कमेंट सेक्शन में बताइए, हम वो क्वेश्चंस ले लिया करेंगे। बट प्रैक्टिस आपको ही करनी होगी, क्योंकि न्यूमेरिकल्स मैं सिर्फ यहाँ करा सकती हूँ, प्रैक्टिस अगर आप नहीं करेंगे तो वो चीज़ें आपको वॉश आउट हो जाएंगी, भूल जाओगे आप। थर्ड पार्ट क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेन। ठीक है, अब यहाँ देखिए 1 मोल अगर आप इसकी बात करें तो इसमें 1 मोल ही आपका मॉलिक्यूल है ना, ये पूरा मॉलिक्यूल है ना। तो 1 मोल मतलब एवोगैड्रो नंबर, तो क्या बोलोगे आप? 1 मोल इथेन में कितना होगा? एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेन, यही मतलब हुआ। 3 मोल्स में कितना होगा? इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल। 3 मोल्स हाउ मच? 3 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23। आंसर आपका कितना आ गया? 18.06 इंटू 10⁻23। ठीक, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेन। क्लियर है? ये 3 है। क्लियर? तो आई होप आपको इस तरह का अगर कभी कोई क्वेश्चन आएगा कि मॉलिक्यूल दिया हुआ उसमें एटम्स और ये पता लगाना हो, तो आपसे ये गलती नहीं होगी। कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं, थोड़ी और प्रैक्टिस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 3-4 क्वेश्चंस मैंने और लिए हैं। एटॉमिसिटी ऑफ प्रोपेन मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ एटम्स यानी बताना है प्रोपेन मॉलिक्यूल में। ठीक है, C3H8 ये फॉर्मूला होता है ना, तो यानी कितने हो गए? 3 + 8। सिंपल। पहली बात तो ये कि फॉर्मूला आना चाहिए, दूसरी बात ये एटॉमिसिटी का मतलब पता होना चाहिए कि कितने काइंड ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम्स आप इसमें मॉलिक्यूल में प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो आंसर इसका क्या आ गया? 11। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 kg मोल ऑफ सब्सटेंस में कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 1 kg मोल। 1 kg मोल का मतलब क्या हुआ? 1000, यही मतलब हुआ ना, 1000 ग्राम मोल। फाइन। तो 1 मोल में कितना होते हैं मॉलिक्यूल्स? 6.02 इंटू 10⁻23 इंटू क्या करोगे आप? 1000 कर दोगे। 1 मोल में इतने थे, 1000 से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे प्लस हो जाएगा, 6.02 इंटू 10⁻26। है बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, बट एमसीक्यूज में या कंसेप्चुअल में कहीं भी कई बार स्ट्राइक नहीं करता है कि हमें क्या करना है। अगला है देखिए, कंबशन ऑफ मीथेन में पूछा है लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है और क्यों है। अब पहले तो आप ये जान लीजिए कंबशन का मतलब क्या है। कंबशन का मतलब होता है कंप्लीट ऑक्सीडेशन, जिस भी सब्सटेंस की आपकी बात की जा रही है, जिस भी कंपाउंड की। तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन जब भी होती है वो होती है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और ऑक्सीजन हमेशा एक्सेस में प्रेजेंट होता है। तो क्लियर है कि ऑक्सीजन कंबशन प्रोसेस में ऑक्सीजन हमेशा एक्सेस रिएक्टेंट होगा या रिएजेंट होगा, और लिमिटिंग रिएक्टेंट या रिएजेंट कौन होगा? जो आपका दूसरा मॉलिक्यूल है जिसकी कंबशन हो रही है। तो यहाँ आंसर क्या आ गया? CH4। रीजन भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। फाइन। देन है आपका कैलकुलेट मोलर मास ऑफ H2O इफ इट कंटेन्स 50% D2O यानी हैवी वाटर। अब 50% हैवी वाटर है मतलब क्या है? 50% नॉर्मल वाटर, 50% हैवी वाटर। तो ये एक ही मोल दिख रहा है ना, इसका मतलब हम क्या समझ सकते हैं? हाफ मोल वाटर प्लस हाफ मोल D2O। इसका मतलब यही हो गया। 50% का मतलब तो यही हो गया, दोनों 50-50 हैं। पूछा क्या है? मोलर मास निकालना है उस वाले वाटर का जिसमें 50% हैवी वाटर प्रेजेंट हो। तो क्या करोगे आप? देखो 1 मोल का मास कितना होता है? इसका मॉलिक्यूल का मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 2 + 16 18 ग्राम। तो हाफ इंटू 18 प्लस हाफ इंटू इसका क्या होगा? ड्यूटेरियम का, जैसे हाइड्रोजन का तो 1 होता है ना, ड्यूटेरियम का एक एटम का 2 होता है, तो 2 2 4, 4 + 16 20। तो क्या आ गया? 9 + 10 = 19 ग्राम पर मोल। फाइन। तो यानी अगर आपका ऐसा वाटर मॉलिक्यूल है जिसमें 50% हैवी वाटर है, तो यानी उसमें हाफ मोल आपका वाटर नॉर्मल वाटर है एंड हाफ मोल हैवी वाटर है, तो उस मॉलिक्यूल का ओवरऑल मोलर मास होगा 19 ग्राम। ठीक है, पर मोल। क्लियर है? अब करते हैं दोबारा से स्टोइकियोमेट्री के कुछ क्वेश्चन, देखते हैं आपको याद भी हैं या भूल गए हो। स्टोइकियोमेट्री और मोल कॉन्सेप्ट के मिक्स क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 बल्ब्स B1 एंड B2 ऑफ इक्वल कैपेसिटी, ठीक है, कंटेन 10 ग्राम ऑक्सीजन एंड ओजोन रेस्पेक्टिवली। मतलब ऑक्सीजन और ओजोन दोनों ही अलग अलग बल्ब्स में हैं, B1 और B2, और 10-10 ग्राम ही हैं। ठीक,
विच बल्ब हैव ग्रेटर नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, दोनों में से ऑक्सीजन एटम्स किस में ज्यादा होंगे, और क्या पूछा हुआ है, ग्रेटर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किस बल्ब में ज्यादा होंगे। तो आप देखिए पहले तो नंबर ऑफ मोल्स इजिली कैलकुलेट कर सकते हो। 10 ग्राम हम पहले करते हैं ऑक्सीजन के केस में, अगर आपको मोल्स निकालना है कि कितने मोल हैं ऑक्सीजन में, तो गिवन मास 10 डिवाइड बाय क्या होगा, उसका मॉलिक्यूलर मास O2 कितना 32, तो 10/32 मोल। हम ऑक्सीजन का केस ले रहे हैं पहले, ठीक है। 10/32 मोल, इसका क्या मतलब हुआ, 10/32 इंटू 1 मोल का मतलब एवोगैड्रो नंबर ऑफ, पहले मॉलिक्यूल्स आएंगे क्योंकि ये मॉलिक्यूल है ना, 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। ये आपका कैलकुलेट करके आया 1.88, ठीक, इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2। और अगर आपको नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं तो क्या करोगे, 2 इंटू 1.88 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ O2, एटम्स ऑफ ऑक्सीजन लिखो इनफैक्ट, ठीक है। एक मॉलिक्यूल में आप देख सकते हो 2 एटम्स हैं, तो इतने मॉलिक्यूल्स आपने निकाले थे, उसमें कितने होंगे, 2 इंटू 1.88, इसकी वैल्यू है 3.76 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। ये हो गया आपका O2 का पार्ट। अब करते हैं O3 का पार्ट, वो भी ऐसे ही सेम होगा, 10 बाय क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा बस। 10/48 मोल मल्टीप्लाई में आपने फिर से वही एवोगैड्रो नंबर किया, ठीक है, साथ में क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूल्स ऑफ ओजोन, मॉलिक्यूल्स ऑफ O3। ये क्लियर कर देना, अदरवाइज डाउट रहता है। तो ये आपका कैलकुलेट करके आ जाता है 1.254 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ ओजोन। और एटम्स क्या करोगे आप, कैसे निकालोगे, एटम्स के लिए हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई 1.254 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि एक ओजोन मॉलिक्यूल में आपके कितने एटम्स हैं, 3 एटम्स है ना। तो आपने क्या किया, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स थे। तो ये कैलकुलेट करके सेम यही वैल्यू आ जाती है 3.76 इंटू 10⁻23। तो इससे क्या पता लगा हमें, बोथ बल्ब कंटेन सेम नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। एक पार्ट क्लियर हो गया। ग्रेटर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसमें, देखिए एक में आपका आया मॉलिक्यूल्स ये 1.88 इंटू 10⁻23 और दूसरे में आपके मॉलिक्यूल्स हैं ये। तो ये आपका बल्ब B1 था और ओजोन के लिए B2 था। किसमें ज्यादा है, B1 में। तो आप क्या बोलोगे, B1 बल्ब हैज ग्रेटर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब मैंने आपको आई थिंक मोल कॉन्सेप्ट के लिए इतने न्यूमेरिकल्स करा दिए, इतने कि आपको अब तक तो इतनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए कि आई होप कुछ गलत नहीं होगा, ठीक है। मोल हम एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। क्या था मोल कॉन्सेप्ट, 1 मोल इज इक्वल टू, मोल कॉन्सेप्ट में बार बार इसलिए स्ट्रेस दे रही हूँ बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, स्टोइकियोमेट्री उससे रिलेटेड है, कहीं भी आपको अप्लाई करना है सब जगह मोल आ रहा है। तो मोल आपका किसके इक्वल था, एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स एटॉमिक स्टेट के लिए, एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूलर स्टेट के लिए। ये था इन टर्म्स ऑफ नंबर में। देन इन टर्म्स ऑफ मास में क्या था, ग्राम एटॉमिक मास एटॉमिक स्टेट के लिए, ग्राम मॉलिक्यूलर मास मॉलिक्यूलर स्टेट के लिए। और तीसरा केस था आपका गैसेस को लेके इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, कि 1 मोल किसके बराबर है, 22.4 लीटर ऑफ एनी गैस एट STP। कहां से हमने डिराइव किया था, ग्राम मॉलिक्यूलर वॉल्यूम लॉ से, है ना, गैस के लिए जो हमने किया था। एक क्वेश्चन है आपका, देखिए रिलेशन पे बेस्ड। ये 4 ऑप्शंस हैं, मैं आपको बता देती हूँ। ए क्या है इसमें, ए है आपका एटॉमिक वेट, ठीक है, ए एटॉमिक वेट आपको दिया हुआ है। ई है आपका इक्विवेलेंट वेट, किया था ना हमने इक्विवेलेंट वेट। देन अगला एम है आपका मॉलिक्यूलर वेट, 3 तरह के वेट्स हो गए। और एन क्या है आपकी वैलेंसी। आपको बताना है इन चारों में से कौन सा रिलेशन करेक्ट है। नीचे से शुरू करें। मॉलिक्यूलर वेट किसके बराबर है, एटॉमिक वेट इनटू वैलेंसी के। नो, ऐसा तो कुछ भी नहीं होता। मॉलिक्यूलर वेट तो हम क्या करते हैं, मॉलिक्यूल के सम को, मॉलिक्यूल में जितने एटम्स हैं उनके एटॉमिक मासेस को सब जस्ट ऐड ऑन कर देते हैं। तो वैलेंसी का यहाँ कोई रोल नहीं था। दूसरा क्या है, एटॉमिक वेट इज इक्वल टू
मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय वैलेंसी, नहीं, वैलेंसी हम एटॉमिक वेट और मॉलिक्यूलर वेट में नहीं यूज करते, इक्विवेलेंट वेट के केस में यूज करते हैं, ठीक है। ये आपका क्या सा रिलेशन, एटॉमिक वेट किसके बराबर है, मॉलिक्यूलर वेट और इक्विवेलेंट वेट के रेशियो के बराबर। नो, ऐसा भी नहीं था। एटॉमिक वेट हम क्या है, जस्ट एटम का आपका जो वेट है इन कंपैरिजन टू हम क्या निकालते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास C12 आइसोटोप को लेके, है ना। फर्स्ट पार्ट क्या है, एटॉमिक वेट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट इनटू वैलेंसी। ये हम कह सकते हैं क्योंकि आपको ध्यान होगा इक्विवेलेंट वेट हम कैसे निकालते थे, मॉलिक्यूलर वेट है या आपका अगर सपोज करो कैटायन था, मैं बात करती हूँ फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको याद है कैटायन के लिए कहा था, किसी कैटायन का निकालना होगा इक्विवेलेंट वेट, तो आप कैसे निकालेंगे, सपोज कीजिए ये है Na+, कैटायन में एक चार्ज है ना, तो Na का जो भी एटॉमिक मास है जैसे 23 डिवाइड बाय जो उसके ऊपर प्लस चार्ज होगा, तो वो प्लस चार्ज क्या होता है, उसकी वैलेंसी ही होती है, तो इसीलिए ये आपका रिलेशन करेक्ट है। तो यहाँ पे इसका बनेगा क्या, 23/1, है ना। सपोज करो आपका कैल्शियम है 40/2, उसका इक्विवेलेंट वेट क्या होगा 20, तो यानी ये आपका करेक्ट रिलेशन है, ठीक। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच ऑफ NaOH इज रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज 1500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.1 नॉर्मल HCl। इस पे बेस्ड ना नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी, न्यूट्रलाइजेशन, मिक्सिंग, इस पे बेस्ड बहुत क्वेश्चन आते हैं, MCQs बहुत आते हैं, तो ये बहुत अच्छे से कीजिएगा। क्या करना है हमें, NaOH और HCl का न्यूट्रलाइजेशन दिया हुआ है और पूछा हुआ है कितना NaOH हमें जरूरत पड़ेगी जिसकी क्या करने के लिए, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। 4 ऑप्शन भी आपको दी हुई है, हम करते हैं कैलकुलेट। पहले क्या करेंगे, अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है या कहीं पे भी मैंने क्या बताया था, ग्राम इक्विवेलेंट्स के टर्म्स में हमें कैलकुलेट करना है, तो इसमें पहले ग्राम इक्विवेलेंट्स कैलकुलेट कर लें। इसका क्या मतलब हुआ, 1500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.1 नॉर्मल HCl किसके कितने ग्राम इक्विवेलेंट्स के बराबर होगा, इसको मल्टीप्लाई करते थे डिवाइड बाय 1000, ठीक है। 0.1 इंटू 1500 डिवाइड बाय 1000, ठीक है। किसके बराबर आ गया ये 0.15, यहां से देखिए कट जाएगा, ठीक है। आपका आंसर आ गया 0.15, आंसर नहीं सॉरी कैलकुलेट करके आ गया ग्राम इक्विवेलेंट। उसके बाद ये आपके आए ग्राम इक्विवेलेंट्स किसके, HCl के। अब नेचुरली जितने ग्राम इक्विवेलेंट्स इसके होंगे उतने ही चाहिए होंगे हमें किसके, बेस के, यानी कि NaOH के। सो NaOH रिक्वायर्ड कितना हो गया, अगर आप ग्राम इक्विवेलेंट्स की टर्म में करें तो कितना आएगा 0.15 ग्राम इक्विवेलेंट्स, लेकिन हमें ऑप्शन दी हुई है ग्राम की टर्म्स में यानी मासेस की टर्म में, तो आप क्या करेंगे, इसका ग्राम इक्विवेलेंट की हेल्प से क्या करेंगे, इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे, है ना। ग्राम का मतलब यही हुआ कि हमें वेट चाहिए, मास चाहिए, तो अब इक्विवेलेंट वेट आपको पता है NaOH का मॉलिक्यूलर वेट के बराबर ही होता है, क्यों, क्योंकि बेस की इसकी एसिडिटी कितनी है 1, एक ही OH आयन रिप्लेस हो सकता है, तो हम यहाँ क्या करेंगे 0.15 को मल्टीप्लाई कर देंगे NaOH के मॉलिक्यूलर मास या इक्विवेलेंट मास से, कितना होगा Na का 23 प्लस 16 प्लस 1 कितना आया 40, ठीक। इसको कैलकुलेट करोगे जब तो आपका आ जाएगा 6 ग्राम। कौन सा ऑप्शन हुआ आपका, थर्ड, ठीक। तो MCQs में भी आता है आपका ये, और सिंपल दूसरे टाइप के क्वेश्चंस में भी आता है। एक अगला क्वेश्चन मैं थोड़ा सा ट्रिकी दूंगी, होपफुली आप वो कर पाओ। एक ट्रिकी सा क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद बस एंड करते हैं, उसके बाद हमारे चैप्टर होपफुली आपका मेरी तरफ से तो हो गया है, इसके बाद आपका काम रह जाएगा, आपको तैयारी करनी है, ठीक है। एक ट्रिकी क्वेश्चन ले लेते हैं। मैंने एक थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज करके लिया है, देखिए क्या है क्वेश्चन, गैस्ट्रिक जूस कंटेन्स अबाउट 3 ग्राम ऑफ HCl पर लीटर, ठीक है। उसके बाद क्या कहा है, इफ अ पर्सन प्रोड्यूसेस अबाउट 2.5 लीटर ऑफ गैस्ट्रिक जूस per day, how many antacid tablets each containing 400 milligram of aluminium hydroxide are needed to neutralize all the HCl produced one day? इसका मतलब क्या है, इसकी और HCl की रिएक्शन है, तो पहले वही लिख लेते हैं, AlOH थ्राइस किसके साथ रिएक्ट करेगा, HCl के साथ, और बनाएगा क्या AlCl3 और वाटर। बट क्या ये रिएक्शन बैलेंस है, चेक करते हैं। Al तो ठीक है, यहाँ क्लोरीन उधर देखिए 3 दिख रहा है, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, फाइन। अब क्या रह गया, क्लोरीन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, वाटर में हाइड्रोजन इधर देखो 3 है, 3 और 3 6, और ऑक्सीजन 3 है,
तो हम यहाँ 3 कर देते हैं। अब हो गई बैलेंस। अब हमें क्या पूछा है, हमने बैलेंस इक्वेशन लिख ली, किसकी किसकी रिएक्शन है वो लिख लिया। उसने कहा है कि आपका गैस्ट्रिक जूस में ना 3 ग्राम ऑफ HCl होता है पर लीटर में, मतलब 1 लीटर में 3 ग्राम HCl है। 2.5 लीटर गैस्ट्रिक जूस डेली बन रहा है, उसको न्यूट्रलाइज करवाना है। तो हम पहले क्या करेंगे, इसका और इसका मास कैलकुलेट करते हैं, वहां से हमें फिर आइडिया लगेगा कि हमें कितना कैलकुलेट करना है। ठीक है, देखिए इसका मास क्या होगा, 27 प्लस 16 प्लस 1 17 इंटू 3, ये आ गया आपका 78 ग्राम। यहां ऐसे ही करेंगे 3 इंटू किसका 36.5 है ना, तो ये आपका आ गया 109.5 ग्राम। मतलब 109.5 ग्राम HCl को न्यूट्रलाइज करने के लिए 78 ग्राम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड चाहिए। तो पहले हमें ये पता लगाना होगा कि हमें HCl कितना न्यूट्रलाइज करना है ना। उसने क्या कहा था, 1 लीटर में 3 ग्राम है, तो 2.5 लीटर में कितने होंगे, पहले वो निकाल लेंगे। 1 लीटर में कितना HCl है आपका, 3 ग्राम HCl है ना। 2.5 लीटर में कितना हो जाएगा भाई, 7.5 ग्राम HCl। मल्टीप्लाई कर देंगे ना 7.5 ग्राम। तो अब यहां से कैलकुलेट करेंगे, क्या करेंगे, 109.5 ग्राम HCl रिक्वायर्स, कितना चाहिए होगा, 78 ग्राम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये मैंने अलग किया हुआ था। ये आपको 78 ग्राम चाहिए, तो कितने ग्राम HCl हमें न्यूट्रलाइज करना है, 7.5 ग्राम। 7.5 ग्राम के लिए हमें कितना चाहिए होगा, 78 बाय 109.5 मल्टीप्लाई बाय 7.5। अब एक बार चेक कर लेते हैं कुछ मिस तो नहीं हो गया। हमने इसका यूज कर लिया, इसका भी कर लिया, फाइन। और ये जो 400 मिलीग्राम है, ये आपको अभी पता लग जाएगा कि क्या है। तो ये आपका कैलकुलेट करके आता है 5.342 ग्राम। बट हमें क्या करना है, देखिए टैबलेट आपकी जो दी हुई है किस यूनिट में दी हुई है, 400 मिलीग्राम, यानी छोटी टैबलेट्स हैं। तो हम इसको मिलीग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं। 5 मिलीग्राम का मतलब 10⁻³ तो आप इसको कन्वर्ट करोगे अगर, तो क्या आ जाएगा, 5342 मिलीग्राम। अब हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ टैबलेट्स। एक टैबलेट का मास कितना दिया हुआ है, 400 मिलीग्राम। तो नेचुरली अगर आप इसको डिवाइड कर दोगे तो नंबर आ जाएगा, है ना। नंबर ऑफ टैबलेट्स आपका कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, 5342 डिवाइड बाय 400, ये वैल्यू आपकी आती है 13.35। ठीक है, 13.35 मतलब आपको अप्रॉक्स लेना होगा, तो हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अप्रॉक्स आपकी वैल्यू आ जाती है 14 टैबलेट्स। ठीक है, कैलकुलेट कर लीजिएगा आप उसके अकॉर्डिंग। सो अप्रॉक्स आपका आंसर आ जाता है 14 टैबलेट्स। तो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था ये, बट आई होप इस पूरे चैप्टर में आपको जितने क्वेश्चंस मैंने कराए हैं उसमें सब कुछ कवर हो गया होगा। एक सिग्निफिकेंट फिगर का भी क्वेश्चन रिवाइज कर लेते हैं। इधर जगह है ना, मैं इधर लिख लेती हूँ। देखो एक वैल्यू है 2.5 इंटू 10⁻3। ठीक है, एक है 2.50 इंटू 10⁻3। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस। बच्चे सोचते हैं कि इसमें क्या फर्क है, तो आपको मेंशन करना है सिग्निफिकेंट फिगर्स के टर्म्स में, है ना। 2.5 इंटू 10⁻3 का मतलब इसमें तो हम चेक करते नहीं है सिग्निफिकेंट फिगर, किसमें चेक करते हैं, यहाँ खाली। तो 2.5 इंटू 10⁻3 में 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, और 2.50 में कितनी है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर। ये वाली 0 आपकी काउंट होगी। ठीक, सो गाइज दिस वाज ऑल फॉर दिस चैप्टर। इसमें हमने स्टार्टिंग में देखिए कुछ वो टॉपिक्स किए, मैं आपको फिर बता दे रही हूँ, जो हो सकता है कुछ बच्चे बाद में न्यू कमर्स हैं, अभी आए होंगे जिन्होंने ज्वाइन किया होगा, हमारी वीडियो पहले वाली नहीं देखी है। स्टार्टिंग के जो टॉपिक्स हैं नो डाउट CBSE में नहीं है, बट वो मैंने सारे टॉपिक्स करवाए हैं क्योंकि वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ठीक है, वो आप गो थ्रू कीजिएगा, और जितना ही आपके लेक्चर की सीरीज है ये सीक्वेंस में पढ़िएगा, सो दैट आपका कोई भी टॉपिक मिस ना हो और आपको सारे टॉपिक्स अच्छे से समझ में आए। और बाद में उसके बाद मैंने कॉन्टिन्यूटी में सारे टॉपिक्स ही कवर कराए हैं, क्वेश्चंस मैंने मैक्सिमम कवर किए हैं। एंड इससे बाहर अगर इस तरह के क्वेश्चंस जितने मैंने कराए हैं ये आप कर लेते हो, तो इसका मतलब ये वाला चैप्टर आपका कंप्लीटली तैयार है। और चाहे CBSE का एग्जाम हो, चाहे आपका कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसमें मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चन आएगा, आई थिंक अब आप अटेम्प्ट कर पाओगे, ये सीरीज अगर आप पूरी देख लेते हो तो हमारे यहाँ फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है। इसके बाद हम आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे नेक्स्ट चैप्टर पे।
सो गाइज, आपको मेरे ये पूरा फर्स्ट चैप्टर लेक्चर कैसे लगा? डेली आपके पास हम आ रहे हैं नए टॉपिक्स को लेके, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं, रिवाइज करवा रहे हैं आपके। तो जो भी आपके सजेशन है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में नीचे ज़रूर बताएं, क्योंकि हमें आइडिया लगता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है, नहीं आ रही है, किस तरह से है। सो कमेंट सेक्शन में अपने जो भी कमेंट्स हैं, सजेशंस हैं, ज़रूर बताएं। एंड दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर। बाकी लास्ट में फिर से वही, लाइक कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आसानी से वीडियोस पहुंचाइए, अपने फ्रेंड्स में, फैमिली में, जहां भी कर सकते हैं। एंड सब्सक्राइब टू द चैनल अगर आप लोग नए हैं इस चैनल पे। एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू डोंट मिस एनी कंटेंट। जैसे ही आपकी वीडियो अपलोड होती है, स्ट्रीम आती है, कुछ भी है, आपको तुरंत पता लगना चाहिए। सो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।